अगर आप औरंगजेब के साथ मिल रहे हो, औरंगजेब क्या था, एक कट्टर शासक था, और अगर आप उसी के राज में अगर कह दो कि सारी मस्जिदें तोड़ दो तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। ये उन्होंने करके दिखाया। हम्बीराव मोहिते ने क्या किया कि बुरहानपुर पर सबसे पहले आक्रमण किया और उनके चारों तरफ जितने भी मुगल सैनिक थे उनको मारा, और इतने में संभाजी महाराज अपने 5000 सैनिकों के साथ किले के अंदर घुस गया। संभाजी को अटैक करो यार, उसका कम से कम उसको रोको तो सही। तो उसने अटैक किया था रामसेज पे। रामसेज का एक छोटा सा किला था। उसने कहा यार छोटा सा तो किला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन में उसको मैं पूरा जीत लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो युद्ध चला था करीब 6 साल तक। एक सांप बनाना पड़ेगा सोने का सांप बनाएंगे हम, उस पर जादू करेंगे, फिर उस सांप को हम आगे लेकर जाएंगे और पीछे पीछे सैनिक आएंगे, और उस सांप को लेकर वो पहुंच गए उस पर। रास्ते में पहुंचे, उतने में मराठों ने फिर पत्थर मारे, तो एक पत्थर सीधा आके लगा उसने क्या किया कि संभाजी महाराज को ऊँट के ऊपर उल्टा लटकाया। वो अपन कहते हैं ना जोकर वाली टोपी, वो पहनाई, और वो अपन बच्चों को वो देते नहीं खिलौने खेलने के लिए, वो उनको हाथ पैरों पर बांधे और उनको उल्टा लटका के तुल्लापुर की गलियों में घुमाया ताकि उनका अपमान हो। क्योंकि औरंगजेब ने उन्हीं की प्रजा के सामने संभाजी महाराज के साथ इस तरीके से क्रूरता दिखाई कि अब उसी प्रजा के सामने वो वापस सिंहासन पर कैसे बैठ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनके उंगलियां काटी गई, उनकी जो अपन कहते हैं ना ये शरीर की खाल, उसको निकाल के चमड़ी, उसके अंदर नमक भरा गया। लेकिन जब औरंगजेब को ये पता लगा कि यार संभाजी झुक नहीं रहे, उनकी आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं वही स्वराज्य का सपना है, तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी, उनकी जीभ खिंचवा ली, और जब अंत में उसका मन नहीं भरा तो उसने संभाजी महाराज का सर काट दिया। नमस्कार दोस्तों, तो जो आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास के ऊपर। अभी छावा मूवी रिलीज हुई है, तो हमने भी वो मूवी देखी, और वो मूवी देख के हमें लगा कि कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी है जो इसमें अधूरी दिखाई गई है। तो आज हमने उन्हीं कहानियों को एक्सप्लोर किया है, और कुछ ऐसी बातें हमने आज एक्सप्लोर की है जो शायद आपको संभाजी महाराज के बारे में नहीं पता होगी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, और आपको भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जय भवानी जय जगदम्बे। जय भवानी जय जगदम्बे। तो जीत सा आपका पधारो हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे है सर आप? बस बढ़िया। तो जैसे कि आज हमने छावा मूवी देखी थी, छावा मूवी कैसी लगी? सबसे पहले आप ये बताइए कुछ। छावा मूवी बहुत अच्छी थी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या आप इतिहास में रुचि रखते हो, तब तो मूवी आपको जो बीच बीच में आपको जो इंटरवल दे रही थी उससे आप जज कर पाओगे कि कौन सी सीन कहाँ से रिलेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आपको इतिहास में रुचि नहीं है, स्टोरी चल तो रही है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से सन में किस स्टोरी को कहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने मूवी के हिसाब से पूरी टाइमलाइन को सेट किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील हुई कि कहीं कहीं चीज़ें मिसिंग थी। तो हम कोशिश वही करेंगे जो मिसिंग चीज़ें थी ना वो भी ऑडियंस के सामने ला सके, और पूरी हिस्ट्री ऑडियंस के सामने ला सके। बिल्कुल, हम यही ट्राई करेंगे आज। तो चलिए हम थोड़ी शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी, और उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ था? जैसा हम सभी को पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। और वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब हम कहते हैं ना किसी के लिए अच्छा टाइम होता है, और वो जो साल 1.5 साल था ना वो औरंगजेब के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उस कैलेंडर ईयर में उसके 3 बड़े दुश्मन मर गए थे। कौन कौन? पहले थे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी, फिर दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसी साल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हुई थी। और ये तीनों मिलकर औरंगजेब का काफी नुकसान कर रहे थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज तो सीधा उन्होंने ओपनली अपना अभियान चला रखा था, लेकिन औरंगजेब को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया था ना, जसवंत सिंह ने पहुंचाया था। क्योंकि वो औरंगजेब की दरबार में सेवाएं दे रहे थे, वो दिखा ऐसे रहे थे कि मैं औरंगजेब के साथ में हूं, लेकिन वो थे नहीं कभी। उनका एक बहुत अच्छा किस्सा है, किस्सा तो क्या कहूँगा, एक बहुत अच्छी घटना है। अगर आप औरंगजेब के साथ मिल रहे हो, औरंगजेब क्या था, एक कट्टर शासक था, और अगर आप उसी के राज में अगर कह दो कि सारी मस्जिदें तोड़ दो तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। ये उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, कैसे? ये घटना तब हुई थी जब औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया था काबुल। पहले उनको गुजरात में रखा था, लेकिन वो जानते थे कि अगर गुजरात में इनको रखूंगा
तो गुजरात और जोधपुर पास पास में है, तो हो सकता है कि जसवंत सिंह मेरे खिलाफ बगावत कर दे। तो उन्होंने वहां से उनका ट्रांसफर करके उनको भेज दिया काबुल कि आप वहां जाइए। अब जैसे ही जसवंत सिंह जी को वहां पर काबुल पे भेजा तो औरंगजेब के दिमाग में एक चीज आई। जसवंत सिंह अपना आप को बड़ा हिंदू राजा समझता है, कट्टर हिंदू राजा समझता था। तो उसने सोचा क्यों ना, जसवंत सिंह तो बैठा है काबुल, मैं मारवाड़ के सारा मंदिर तोड़ दूं। तो उसने अपनी सेना को भेजा और कहा कि मारवाड़ के जितने भी हिंदू मंदिर हैं सबको तोड़ दो। जब यह खबर उनको मिली जसवंत सिंह जी को, तब वो इतने कम टाइम में काबुल से जोधपुर तो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि काबुल में जितनी मस्जिद है वो सारी तोड़ दो, अगर मेरा एक मंदिर टूटा तो आप सारी मस्जिद तोड़ दो। अब यह बात जब औरंगजेब को पता चली, वो क्या कट्टर इस्लामिक था और उसके दरबार में अगर वो किसी की सुनता था तो ज्यादातर मौलवी होते थे। अगर ये बात, अगर एक भी मस्जिद टूटी तो मौलवी को पता चलेगी, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उसका विरोध हो गया। फिर वो कैसे अपना आप को प्रूव कर पाएगा कि मैं एक कट्टर इस्लामिक राजा हूं। तो उन्होंने फट से एक पत्र लिखा जसवंत सिंह जी को, भाई हम कोई मंदिर नहीं तोड़ रहे, आप कृपया करके मस्जिद मत तोड़ना। समझे आप? क्योंकि उनको पता था कि वो है भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने कई बार औरंगजेब के खिलाफ बगावत भी की थी। तो एक तो उनकी मृत्यु हुई, दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मृत्यु हुई थी, और तीसरे थे मेवाड़ के महाराणा। तो ये तीन दुश्मन इनके एक साथ खत्म हुए थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु से मराठा साम्राज्य में क्या प्रभाव पड़ा, उनकी मृत्यु हुई ना, तो कहीं ना कहीं दो गुट क्रिएट हुए थे। एक गुट चाहता था कि राजा राम बने अगले छत्रपति, और एक गुट चाहता था कि संभाजी महाराज बने। राजा राम संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे ना? जी। राजा राम छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, उनके पुत्र थे, और उस टाइम पे सोयराबाई राजमाता भी थी। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री थे उन पर उनका प्रभाव भी ज्यादा था। तो आधे से ज्यादा मंत्रियों ने कहा कि ठीक है राजा राम को बनाते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज थोड़े, वो कहते हैं ना कि अग्रेसिव थे, वो किसी की सुनते नहीं थे। तो वो उन्होंने सीधा सीधा उनके तरफ समर्थन दे दिया। और उस टाइम संभाजी महाराज पन्हाला में थे, उनको पता भी नहीं था कि शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई रायगढ़ में, और रायगढ़ में ये प्लानिंग चल रही है कि राजा राम को नेक्स्ट छत्रपति बनाना है। तो उनको पता था कि जैसे ही संभाजी को पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बगावत तो करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है। तो उन्होंने अपने भाई हम्बीराव मोहिते, तो उनको भेजा कि आप जाइए और संभाजी महाराज को बंदी बना लीजिए। वो जैसे पनाला पहुंचे, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया छत्रपति संभाजी महाराज को। अच्छा। तो अब सेना भी छत्रपति संभाजी महाराज की हो गई। तो वो जब उनको वहां से पता चला कि ये हो गया है रायगढ़ में, तो वहां से वो सेना लेकर सीधा पहुंच गए रायगढ़, और उन्होंने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया। और उन्होंने अपना आपको 16 जनवरी 1681 को दूसरा छत्रपति घोषित कर दिया। और जो उनके साथ में थे सोयराबाई के अन्नाजी दत्त मौर्य पंथ, उनको भी उन्होंने बंदी बना लिया, और बाद में उनको छोड़ भी दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनको बंदी बना लिया था हम्बीराव मोहिते की मदद से। तो ये तो कहानी थी हमारे संभाजी महाराज की छत्रपति बनने तक। तो चलो हम थोड़ा उनके बचपन में चलते, और हम उनके बचपन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। अगर हम उनके बचपन की बात करेंगे तो बड़े साहसी थे, हम सबको पता है। 4 साल की उम्र में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पोषण छत्रपति शिवाजी महाराज की माता ने किया था, जीजाबाई ने किया था। और जब वो 9 साल के थे ना, तब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में एक संधि हुई थी, उसको हम पुरवेंद्र की संधि बोलते हैं। वो करवाई थी आमेर के राजा जयसिंह ने, क्योंकि जब शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ आक्रमण बढ़ रहे थे तो उनको रोकने के लिए औरंगजेब ने भेजा था जयसिंह जी को। तो वो आए तो उनके सामने शिवाजी महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो वहां पे एक शर्त रखी गई थी कि शिवाजी के जितने भी किले हैं ना, उसमें से 23 किले औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। दूसरा, उनके बेटे संभाजी महाराज जो 9 साल के थे उस टाइम, वो जाएंगे औरंगजेब के दरबार में सेवा देने के लिए। तो जय सिंह जी ने क्या किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों को ले गए थे आगरा, औरंगजेब के सामने पेश किया। वहां पर उनको बंदी बना लिया था आगरा में धोखे से। ये बात है 1666 की। तो जब उनको बंदी बनाया तो अब दोनों पिता पुत्र दोनों बंदी बन गए, औरंगजेब का दक्कन का काम इजी हो गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी ने एक योजना बनाई कि यहाँ से कहीं न कैसे तो निकलना है हमको। अब फंस तो गए, अब यहाँ से निकले कैसे। तो उन्होंने एक बहाना बनाया था
कि मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है, कि कहीं ना कहीं अब मेरी मृत्यु पास में है, तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो औरंगजेब को लगा यार अब किसी की अंतिम इच्छा है तो पूरी कर दी जाए। तो उन्होंने ठीक है कहा कि आप मिल सकते हो किसी से। तो मराठाओं ने क्या किया, इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने ऐसे टोकरी में फल फूल भर के शिवाजी महाराज को भेजने लगे। तो एक दिन शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों फल की टोकरी में छुप के औरंगजेब के महल से फरार हो गए। क्योंकि फरार तो हुए थे, औरंगजेब को पता चल गया, तो औरंगजेब ने उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दे दिया था कि जो भी पिता पुत्र दिखे, आपको आशंका हो, उनको बंदी बना लो या मार दो। ये दो ही चीजें रखी थी उन्होंने। तो शिवाजी महाराज ने संभाजी को अपने से अलग करके उनको दूसरे रूट से भेजा और वो खुद दूसरे रूट से आए थे वापस रायगढ़। ठीक है, जैसे कि आज हमने छावा मूवी देखी तो उसकी शुरुआत होती है बुरहानपुर से। तो वहाँ पे सिर्फ बताया गया कि वहाँ पे अटैक किया गया था। तो इस चीज़ को आप पूरा डिटेल में बताना चाहोगे कि वहाँ पे अटैक क्यों किया गया था और कारण क्या था उसके पीछे का, उसकी पूरी स्टोरी क्या है? बुरहानपुर, वैसे सूरत के बाद में अगर कोई सबसे रईस जो कोई सिटी थी ना, वो बुरहानपुर थी, और वो मुगलों के लिए खास भी थी। तो हुआ ऐसा कि जब छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उनको पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि नए नए राजा बने तो कहीं ना कहीं सेना का खर्च चलाना भी था। प्लस उनको पता था कि अगर वो बैठे रहेंगे तो औरंगजेब सीधा अटैक तो करेगा ही करेगा। तो उससे पहले अपने सेना के लिए रसद और हथियारों की भी व्यवस्था करनी थी। तो उन्होंने अपने सारे सामंतों को इकट्ठा किया, उनको सबको बुलाया और सबसे पूछा कि हमको क्या करना चाहिए। तो उनके सभी सामंतों ने कहा कि सूरत हमारे पास में है और शिवाजी ने भी सूरत पर कई बार अटैक किया है, तो आप भी सूरत पर आक्रमण करते हैं। पर संभाजी क्या, स्टार्टिंग से मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो थोड़े जिद्दी और अलग सोच वाले थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आक्रमण करेंगे बुरहानपुर पे। जब ये उन्होंने बोला ना, तो पूरा उनका दरबार सुन हो गया था, शांत हो गया था। क्या कारण था कि सुन हो गया? रायगढ़ से बुरहानपुर की दूरी थी 500 किलोमीटर। अच्छा। अगर आपको 500 किलोमीटर वहां पे जाना, फिर आक्रमण करना और वापस जिंदा लौट कर आना, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, जबकि सूरत रायगढ़ के पास में पड़ता है। समझे आप? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आता है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आता है। तो अब आपने कहा कि ठीक है, हमको आक्रमण तो करना है वहां पे, पर करेंगे कैसे? वहां पे कितने सैनिक है, क्या है, ये आपको थोड़ी पता है। उनका गुप्तचर विभाग बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बुरहानपुर में गुप्तचर स्टार्ट कर दी कि अब आक्रमण करना है तो तैयारी करनी है। तो उन्होंने अपने गुप्तचर लगा दिए। तब उनको एक क्लू मिला, बुरहानपुर में बहादुर खान था, उसके पास 8,000 की सेना थी और उसके एक रिश्तेदार की शादी थी। उसने 8,000 में से 3,000 सैनिक वहां से लेके चला गया। अब बुरहानपुर में बचे 5,000 सैनिक। दिन था दशहरा, संभाजी महाराज ने आक्रमण किया। उनके पास 20,000 सैनिक थी, जिसमें से 15,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे हम्बीराव मोहिते और 5,000 सैनिक थे संभाजी महाराज के पास। हम्बीराव मोहिते ने क्या किया कि बुरहानपुर पर सबसे पहले आक्रमण किया और उनके चारों तरफ जितने भी मुगल सैनिक थे उनको मारा। और इतने में संभाजी महाराज अपने 5,000 सैनिकों के साथ किले के अंदर घुस गए। किले के अंदर था काकर खान, जो किलेदार था उस टाइम, वो बचा हुआ था। तो उसको बंदी बनाया और किले को चारों तरफ से इस तरीके से घेरा कि परिंदा भी बाहर नहीं जा सके। क्योंकि अगर आप इतना पास में आगरा के पास पहुंचे हो, अगर आपने उसको घेरा है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर खबर कहीं बाहर लीक हुई कि बुरहानपुर पर आक्रमण हुआ है, तो मुगल सेना फटाफट वहां पहुंच जाएगी। तो ये भी आपको एक सिक्योर करना था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पूरा बुरहानपुर को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक उसको लूटा। करीब उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लूटा था उस टाइम पे, और बहुत सारा सोना वो वहां से लेके भी नहीं जा पा रहे थे। तो उसको क्या किया, उन्होंने पूरा जला दिया। आर्थिक रूप से कमजोर करना। आर्थिक रूप से, क्योंकि अगर वो छोड़ के भी जाएंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। तो उन्होंने सारा सोना वहां जला दिया। जो लेके गए वो तो लेके चले गए, जो नहीं ले जा पा रहे थे उसको उन्होंने जला दिया। जब ये खबर एक शादी में गए बहादुर खान को पता लगी, क्योंकि आप वहां पहुंच तो गए हो, वापस आपको बुरहानपुर से रायगढ़ भी तो आना है 500 किलोमीटर। पहुंचने में आप पहुंच गए, आपने आक्रमण कर दिया, लेकिन आप 500 किलोमीटर वापस आओगे कैसे? उसके लिए भी तो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए ना। क्योंकि जब बहादुर खान को ये पता चला कि बुरहानपुर लूट लिया उन्होंने, अब ये बात अगर औरंगजेब को पता चलेगी तो वो कहीं ना कहीं उससे नाराज होगा।
और बहादुर खान करीब 20,000 सैनिकों के साथ पहुंच गया। 2 रास्ते थे रायगढ़ जाने के लिए, एक तो था चोपड़ा जो शॉर्टकट है बुरहानपुर से अपने यहाँ पे रायगढ़ आने के लिए, और दूसरा था एरंडोल जो एक लंबा रास्ता था। और बहादुर खान को पता था कि संभाजी निकलेंगे तो चोपड़ा वाले रास्ते से, तो उसने वापस सेना लगा के बैठ गया वो, क्योंकि एरंडोल से तो संभाजी जाने वाले नहीं है। और संभाजी को भी ये पता था कि आगे कहीं ना कहीं वो घेराबंदी करके बैठा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने 5,000 सैनिकों को भेजा पहले। जब वो आए तो उनको उन्होंने पकड़ा बहादुर खान ने, भाई सोना कहाँ है, संभाजी कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई संभाजी तो एरंडोल वाले रास्ते से निकल गए, ये तो हमारी प्लानिंग थी आपको रोकने के लिए, आप इधर रुकोगे तब तक हम उधर से निकल जाओगे। फिर भी बहादुर खान को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वो डटा रहा। फिर 5,000 सैनिक और भेजे संभाजी महाराज ने, और उनका गुप्तचर था बहादुर खान का। तो जब उसको पता चला 5,000 सैनिक आ रहे लेकिन वो भी खाली हाथ आ रहे, तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि संभाजी महाराज एरंडोल वाले रास्ते से जाएंगे। तो उसने अपनी सारी सेना वहां से हटाई और पहुंच गया एरंडोल वाले रास्ते पे। इतने में खबर मिल गई कि वहां से बहादुर खान ने अपनी सेना हटा दी है। तो उन्होंने उस शॉर्टकट से अपनी सेना वापस निकाली सारा खजाने के साथ, वो सीधा रायगढ़ पहुंच गए। ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग थी ना आपकी कि आप वहां पहुंचे, वापस आपको आना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक उनकी प्लानिंग थी। बहादुर खान को पता लगी तो उसने सोचा कि अब उनका पीछा करते। तो अब पीछा करने से रोकने के लिए संभाजी ने एक और प्लान किया उनके साथ। संभाजी की सेनापति थे सूर्या जी, उन्होंने आक्रमण कर दिया औरंगाबाद पे, जो दक्कन में उनका आर्मी कैंप होता है मुगलों का, कि अगर हम यहाँ पर आएंगे तो मुगल बादशाह औरंगजेब भी अगर आएगा तो वो यही औरंगाबाद में बैठेगा, वो उनकी बड़ी छावनी थी। तो उन्होंने 7,000 सैनिकों के साथ में वहां आक्रमण कर दिया। अब बहादुर खान औरंगाबाद बचाए या संभाजी को पकड़े, तो वो वहां से पहुंच गया औरंगाबाद। तो उतने में सूर्या जी ने औरंगाबाद को भी लूट लिया, वहां से भी हथियार लूट लिए और सोना लूट के वहां से निकल गए। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसका दिमाग घूम गया कि औरंगाबाद भी लुटवा दिया और बुरहानपुर भी लुटवा दिया उसने। ये तो बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। दोनों जगह से लुट गया वो, पूरे तरीके से लूट लिया उनको। तो छावा मूवी में एक और चीज दिखाई गई थी, औरंगजेब जब बुरहानपुर में आता है तो वो देखता है कि उसका सारा सोना वगैरह लुट गया है। तो वो एक प्रण लेता है कि जब तक मैं संभाजी महाराज की मृत्यु नहीं देख लेता तब तक मैं अपना ताज वापस नहीं पहनूंगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप एविडेंस की बात करोगे ना तो इतिहास में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ है। लेकिन कुछ अपन मराठी लोक कथाओं की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कहीं कहीं ये जिक्र किया गया है कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने ये शपथ ली थी, अब मैं पूरा मराठा साम्राज्य पतन करूंगा, और जब तक मैं मराठा साम्राज्य का पतन नहीं करूंगा तब तक अपना ताज नहीं पहनूंगा। इसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। बुरहानपुर के अलावा और कौन कौन से प्रमुख युद्ध रहे हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के? बुरहानपुर के अलावा एक महत्वपूर्ण युद्ध और था कि जब औरंगाबाद और बुरहानपुर लूटा गया तो औरंगजेब वहां से सीधा चल के आया, औरंगाबाद आया, वहां बैठा। तो उसने कहा कि यार संभाजी को अटैक करो यार, उसका कम से कम उसको रोको तो सही। तो उसने अटैक किया था रामसेज पे। रामसेज का एक छोटा सा किला था, औरंगजेब ने अपने एक सेनापति को भेजा था, उसका नाम था साबुद्दीन। उसने कहा यार छोटा सा तो किला है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन में उसको मैं पूरा जीत लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो युद्ध चला था करीब 6 साल तक, और वो युद्ध काफी स्ट्रेटेजिक था क्योंकि वो किला क्या हाइट पे था, आप उस हाइट पे पहुंच नहीं पा रहे हुए। अगर आप सीधा आक्रमण करने जाओगे, खड़ी पहाड़ी थी, मराठा जैसे ही वो साबुद्दीन आक्रमण करने के लिए जाता, मराठा ऊपर से पत्थर मारते, तो किले पे चढ़ ही नहीं पा रहा था वो साबुद्दीन। तो उसने एक प्लानिंग की, यार कुछ ना कुछ तो है इस किले के अंदर। तो उसने एक, अपन कहते हैं ना काला जादू वाला, उसको बुलाया था। इस किले में कुछ काला जादू हो रहा है, हमारी सेना ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही है। तो उसने कहा एक सांप बनाना पड़ेगा, सोने का सांप बनाएंगे हम, उस पर जादू करेंगे, फिर उस सांप को हम आगे लेकर जाएंगे और पीछे पीछे सैनिक आएंगे। तो उन्होंने एक सोने का सांप बनाया और उस सांप को लेकर वो पहुंच गए उस पे। रास्ते में पहुंचे, उतने में मराठों ने फिर पत्थर मारे, तो एक पत्थर सीधा आके लगा उस काला जादू करने वाला, उसको जाके लगा, वो ऑन द स्पॉट मर गया, सांप नीचे गिर गया। तो अब मुगलों को लगा यार ये तो काले जादू से भी नहीं माने, तो मुगल सैनिक वापस वहां से भाग खड़े हुए।
और ऐसे करके करते करते ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये युद्ध चला, 88 तक चला। और ये युद्ध फिर बाद में जब उन्होंने संभाजी महाराज ने अपना जनरल चेंज किया था ना, कहते हैं ना रिश्वत लेके, तो वो किला उनको औरंगजेब को उसने सौंप दिया था। उनका तीसरा जो सबसे बड़ा युद्ध था ना, वो था गोवा के ऊपर अटैक किया। गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज और पुर्तगालियों के बीच एक संधि हुई थी कि वो पुर्तगाली किसी मुगलों का साथ नहीं देंगे, वो केवल अपने जो बंदरगाह है उसका इस्तेमाल अपना माल लाएंगे और करेंगे, बात खत्म है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और जो मराठा है उनको सपोर्ट करेंगे, वो कोई युद्ध में भाग नहीं लेंगे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि जो पुर्तगाली थे ना, उनको लालच दिया कि आप हमारे साथ मिल जाइए। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि संभाजी के खिलाफ आक्रमण करने की प्लानिंग बना ली, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिवाजी महाराज की तो मृत्यु हो चुकी है, तो संभाजी शायद इतने पावरफुल हो ना। तो उन्होंने औरंगजेब का साथ दे दिया। जब ये बात संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया और सारे पुर्तगालियों को हरा दिया था। औरंगजेब के 4 बेटे थे और उनमें से एक बेटा था मोहम्मद अकबर, और जिनका एक अच्छा रिलेशन दिखाया गया था मूवी में संभाजी महाराज के साथ में भी। तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे मोहम्मद अकबर के बारे में कि उनके कैसे क्या कनेक्शन थे? मूवी में जो रिलेशन दिखाया गया है ना, वो कहते हैं ना किसी कहानी का एक भाग दिखाया गया था, दूसरा भाग नहीं दिखाया गया था। ये कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान से और खत्म होती है रायगढ़ में। औरंगजेब ने क्या किया, अपने बेटे अकबर को भेजा था राजस्थान पे, जो विद्रोह छोटे बड़े हो रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए। जब वो पहुंचा राजस्थान तो राजपूतों ने कहा कि हम आपको हमारा समर्थन देते और आपको मुगल बादशाह घोषित कर देते। तो अकबर को क्या किया उन्होंने, ऐसा भड़काया। उसमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ का भी हाथ था। दुर्गादास राठौड़, हाँ, तो दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को यहाँ पे अजमेर में मुगल बादशाह घोषित कर दिया औरंगजेब के जीवित रहते हुए। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो वो पहुंच गया राजस्थान। जब राजपूतों को ये बात पता चली कि औरंगजेब आ रहा है, अब औरंगजेब आ रहा तो उससे डायरेक्ट तो हम युद्ध करने से रहे, तो औरंगजेब ने एक पत्र लिखा। वो ऐसा पत्र था कि कुछ साजिश टाइप का था, कि उससे ऐसा लगे कि अकबर और औरंगजेब आपस में मिले हुए हैं, और वो पत्र राजपूतों का हाथों पकड़वा दिया। वो पत्र राजपूतों को मिला तो उन्होंने पढ़ा तो उनको लग गया कि बाप बेटे दोनों मिले हुए, तो राजपूतों ने अपना साथ छोड़ दिया अकबर से। तो दुर्गादास राठौड़ लेके उनको पहुंच गए संभाजी महाराज के पास रायगढ़। कहा कि ये सारी चीजें हुई है वहां पे राजस्थान में, अजमेर में हमने इसको ऐसे बनाया है, अब आप इनको शरण दीजिए। तो संभाजी महाराज ने उनको शरण दी थी। उसके बाद जब संभाजी महाराज ने उनको शरण दी तो उनके पीछे पीछे औरंगजेब भी यहाँ पहुंच गया था, दक्कन में आ गया था। जब ये बात उनको पता चली कि अकबर को कि औरंगजेब भी दक्कन आ गया, तो उसने वहां से निकल गया वो फर्सिया, अपनी जान बचाने के लिए अकबर। तो फर्सिया में जिस राजा के पास वो रुका हुआ था ना, उसी राजा ने उसको मार डाला। तो पूरी मूवी में ये चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए हुआ, क्योंकि वो मूवी बेसिकली हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर थी। हाँ, तो उस कारण वो ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा डिटेल दे भी नहीं पाए थे। इसी कारण हमने पॉडकास्ट रखा था कि हम वो चीजें भी जो बताए जो मूवी में नहीं दिखाई गई है उन चीजों को कवर करें। संभाजी महाराज एक वीर योद्धा थे, उन्हें सामने से तो कभी हराया ही नहीं जा सकता था, ये तो मुगलों को भी पता था। तो उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उनको धोखे से पकड़ा था। तो उनके साथ धोखा किसने किया था, क्यों किया था और कैसे किया था? क्योंकि संभाजी महाराज एक वीर थे, हम सबको पता, उन्होंने 140 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और उनको सब में विजय मिली थी, एक भी युद्ध वो हारे नहीं थे। तो औरंगजेब को चाहिए था कि कैसे न कैसे उनको रोका है। तब उनको पता चला यार कि उन्हीं के घर में कुछ चल रहा है। उनके पत्नी यसुबाई, उनके भाई थे गणोजी सिंह। तो औरंगजेब ने उससे हाथ मिलाया और संभाजी महाराज पन्हाला से रायगढ़ आ रहे थे। उनके पास करीब 20,000 के सैनिक थे। तो वो बीच में संगमेश्वर में रुके थे। इसमें भी थोड़ा सा आपको डाउट वाली बात लगती है कि उनके पास 20,000 सैनिक थे, लेकिन वो जब संगमेश्वर में रुके ना तो उनके पास केवल 200 सैनिक थे। बाकी उनकी पूरी सेना रायगढ़ के लिए निकल गई थी। तो इसमें गणोजी सिंह अकेले नहीं हो सकते, और भी कोई बड़ा पावरफुल जो उनका लीडर रहा होगा था संभाजी महाराज का, उसका रोल रहा होगा। उसने संभाजी महाराज को ये करने के लिए कन्विंस किया होगा कि आपकी 20,000 सैनिक है, आप इसको भेज दीजिए वहां पे, अपने पास 200 सैनिक ही काफी है। अगर हम बात करते हैं गणोजी के,
इसके अलावा भी और कुछ पात्र होंगे जो इतना ओपन में नहीं आ पाए, लेकिन इसमें उनका अकेला का नहीं है। और अब जो ओपनली जो बात आती है, गणोजी शिंदे ने उनके साथ में धोखा किया था, क्योंकि जो संगमेश्वर है ना, वो पूरा जंगली इलाका है। वो एक कहते हैं ना अपन, एक गुप्त रास्ता, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। उस तरीके से उसका रूट था, ना तो उसका रास्ता किसी को पता है ना कुछ है। तो गणोजी शिंदे ने क्या किया कि मकरब खान को कहा, पत्र लिखा कि संभाजी महाराज यहाँ अपने 200 सैनिकों के साथ ही है। तो मकरब खान अपने 5000 सैनिकों के साथ संगमेश्वर पर पहुंच गया, आक्रमण कर दिया। अब संभाजी महाराज के पास 200 सैनिक ही थे, उन्होंने वीरता से उनका मुकाबला किया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उससे युद्ध कर नहीं पाए और आखिर में उनको बंदी बना लिया गया था। तो इतिहास में हमेशा यही सिखाता है कि हर महान योद्धा अपनों से ही हारा है, उसे शत्रुओं ने नहीं हराया है जितना वो अपनों से ही हारा है। अगर हम राजपूतों की बात करें या मराठाओं की किसी की भी बात करें, अपनों के धोखे से ही हारा है। हाँ, ज़्यादातर यही हुआ है कि किसी ना किसी अपने ने उनका धोखा किया है, तभी जाके वो हारे है। जब संभाजी महाराज को बंदी बनाकर तुल्लापुर ले जाया गया था, तो उनके साथ किस तरह से सलूक किया गया था और उन्हें किन किन तरह से यातनाएं दी गई थी? जब संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बना लिया गया था, तब उनकी बारी थी औरंगजेब के सामने पेश करने की। और उन दिनों औरंगजेब का कैंप लगता था तुल्लापुर, पुणे के पास ही एक जगह है, वहाँ पर उनका कैंप लगता था। तो वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन मराठाओं की क्या शक्ति तोड़नी थी औरंगजेब को, उनका गरूर तोड़ना था। उसने क्या किया कि संभाजी महाराज को ऊँट के ऊपर उल्टा लटकाया, वो अपन कहते हैं ना जोकर वाली टोपी, वो पहनाई, और वो अपन बच्चों को वो देते नहीं खिलौने खेलने के लिए, वो उनको हाथ पैरों पे बांधे और उनको उल्टा लटका के तुल्लापुर की गलियों में घुमाया। और जो ये सोचे कि हम स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो दबा सके, तो उसने ये सारी हरकतें की। तो उसने अपने जितने भी सैनिक थे उनको बोला, और जो वहाँ की प्रजा थी उनको बोला कि जिस गली से संभाजी निकले उनको पत्थर मारो, उनके ऊपर पेशाब करो, ताकि उनका अपमान हो। ऐसा करते करते उनको तुल्लापुर लाया गया। और जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने हाथों में बेड़ियां बांधी और फिर उनको पूरा नगर में घुमाया। जब उनको औरंगजेब के सामने लाया गया तो औरंगजेब ने उनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, दूसरा आपके जितने भी किले हैं हमको दे दिए, और तीसरा हमारा कौन सा ऐसा सैनिक है जो आपका साथ दे रहा है। संभाजी महाराज ने तीनों के लिए मना कर दिया था, और उनका मना करना जायज था, क्योंकि जो औरंगजेब ने उनके साथ किया था, जो क्रूरता दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं अंदर से भी उनको लगा था कि अब मैं कैसे अपनी प्रजा के ऊपर राज कर पाऊंगा। क्योंकि औरंगजेब ने उन्हीं की प्रजा के सामने संभाजी महाराज के साथ इस तरीके से क्रूरता दिखाई कि अब उसी प्रजा के सामने वो वापस सिंहासन पर कैसे बैठ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये थी, क्योंकि आपका राजा था, उसको उल्टा लटकाया, पूरे नगर में घुमाया गया। अब वही वापस राजा बन के सिंहासन में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो अपन कहते हैं ना कि वो अंदर से वो फील नहीं आ पाता है। और शायद यही बात संभाजी महाराज के साथ भी रही होगी। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुमको जो चाहे वो करो। जबकि उस टाइम जो हम युद्ध नीति की बात करते हैं तो एक राजा के साथ इस तरीके से व्यवहार करने की कोई नहीं था। एक राजा के साथ एक राजा वाला व्यवहार किया जाता था। अगर आपने उनको बंदी बनाया है तो उनके साथ राजा की तरह व्यवहार करो और उनको आप कारागृह में बंद कर दो, ना कि इस तरीके की आप उनके साथ हरकतें करो। लेकिन औरंगजेब ने ये सारी की। लेकिन कहीं कहीं आप मराठा लोकगीतों में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि संभाजी महाराज ने जवाब में ये लिखा था कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे से करवा दो ताकि तुम बच जाओगे। उसके बाद औरंगजेब का दिमाग वैसे भी खराब हो गया, और संभाजी महाराज चाहते थे कि औरंगजेब उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करे, क्योंकि वो राजा तो बनना नहीं चाहते थे वापस। तो फिर क्रूरता की शुरुआत उसने की। हमने मूवी में देखा कि उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनके उंगलियां काटी गई, उनकी जो अपन कहते हैं ना ये शरीर की खाल, उसको निकाल कर नमक भरा गया ताकि उनको दर्द हो सके। अगर हम बोलते हैं या हम देखते हैं तो भी कहीं ना कहीं सहम से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ जब हुई तो उनको कैसा फील हुआ होगा। और उनके साथ उनके मित्र भी थे, कवि कलश, उनको भी ये सारी यातनाएं दी गई थी। लेकिन जब औरंगजेब को ये पता लगा कि यार संभाजी झुक नहीं रहे, उनकी आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं वही स्वराज्य का सपना है, तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी, उनकी जीभ खिंचवा ली,
और जब अंत में उसका मन नहीं भरा तो उसने संभाजी महाराज का सर काट दिया, तुल्लापुर के जो किला है ना उस पर लटका दी थी। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनका शरीर का टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया था, सर फिर भी काटा था। और रिसर्च से देखे तो उसमें ये भी कहा जाता है कि उनके जो शरीर के टुकड़े थे ना उनको कुत्तों को भी खिलाया गया था ताकि उनको अपमानित कर सके, क्योंकि इतना अपमान करने के बाद उसका मन भरा नहीं था तो कहीं ना कहीं वो उसको और अपमानित कर सके। औरंगजेब का मकसद यही था कि आगे फ्यूचर में कभी कोई नया संभाजी खड़ा ना हो सके जो उसके सामने इतनी हिम्मत कर सके। बस यही उसने यही चाहा था कि औरंगजेब की लड़ाई कहीं ना कहीं राज्य के लिए थी नहीं, उसकी लड़ाई थी उसके ईगो के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये मराठा मेरे सामने झुक जाए। लेकिन वो उस चीज़ में कभी सफल नहीं हो पाया। उसने अपनी चाहे जितनी कोशिशें की, संभाजी महाराज के नाखून निकाल दिए, पूरी उनकी चमड़ी को पहले उधेड़ के नमक लगा दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वो उनके आत्मसम्मान को नहीं तोड़ पाया। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया था 1 फरवरी 1689 को और उनकी मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 को। तो इस बीच उसने 40 दिनों में उनको कितनी यातनाएं दी, पर कहीं ना कहीं उनका जो स्वाभिमान के प्रति उनकी जो सोच थी उसको नहीं मार पाया। वो छत्रपति संभाजी महाराज की हिम्मत को नहीं तोड़ पाया। हिम्मत को नहीं तोड़ पाया, तोड़ दिया लेकिन हिम्मत को नहीं तोड़ पाया। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी में कहीं ना कहीं रूह भी कांप जाती है, लेकिन एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि उन्होंने अपने स्वराज्य के लक्ष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। उनके जिस्म को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी वो डट के खड़े रहे, चाहे आंखें निकाल ली, उनकी जीभ निकाल ली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो यही हमें सीख मिलती है। और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक ये प्रॉब्लम है कि ये चीज़ हमें बचपन में पढ़ाई नहीं गया। हमें औरंगजेब के बारे में हमेशा से पढ़ाया गया था, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया था हमें। ठीक है, जिससे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और संभाजी महाराज के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और इसी के साथ हम इस एपिसोड की एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।